बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर नंबर 13 में हम बेसिस ऑफ लाइफ पे बात करेंगे और इसमें हम सेल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सेल फंक्शंस देखेंगे, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल को डिफाइन कैसे किया जाएगा। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो सेल ऐसा छोटे से छोटा बेसिक यूनिट है लाइफ का जो लाइफ के तमाम प्रोसेसेस का रिस्पॉन्सिबल है। लाइफ अगर है तो इस सेल की वजह से है। ये बेसिक और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है लाइफ का। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ये स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये बॉडी के फंक्शंस को बनाते हैं और ये बायोलॉजिकल यूनिट है हमारी लाइफ का। इसकी वजह से लाइफ जो है वो अर्थ पे है। तो ये बेसिक यूनिट है जो बायोलॉजिकल यूनिट है। अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। एक सेल से दो बन सकते हैं, दो से आगे बन सकते हैं, तो इस तरह ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनकी वजह से हमारी लाइफ बनती है। ये बेसिक रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द लाइफ। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर जिंदा चीज सेल से बनी हुई है। वो एनिमल है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो प्लांट्स हैं। जो भी लिविंग थिंग है उसकी बेसिक फॉर्मेशन, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। दे मे बी मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। एक सेल से हो सकता है जिसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और मैनी सेल्स जिसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जो एक सेल पे मुनहसर होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं उसको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लिविंग बीइंग्स। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। इसके जो दो बेसिक फंक्शंस हैं सेल के बॉडी के अंदर, वो एक तो ये है कि ये बॉडी को शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं कि बॉडी कैसे बनेगी, उसकी अपीयरेंस कैसे होगी बॉडी की, और दूसरा ये जो न्यूट्रिएंट बॉडी यूज करती है उसको ये कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स द एनर्जी, और ये एनर्जी फिर बॉडी की लाइफ को मेंटेन करने के लिए आगे काम करती है। Cells are complex and their components perform various functions in an organism. सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसके बहुत फंक्शन होते हैं और हर सेल ऑर्गेनल एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, pretty much like bricks of the building. Our body is made up of cells of different shapes and sizes. सेल के डिफरेंट शेप्स होती हैं, इसके डिफरेंट साइज होते हैं, और जिस तरह एक मकान बनाने के लिए मुख्तलिफ साइज़ की ईंटें हम इस्तेमाल करते हैं या ईंटों को मुख्तलिफ पैटर्न्स पे जोड़ के हम बिल्डिंग बनाते हैं, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट शेप्स और साइज के सेल आपस में मिल के बॉडी को शेप करते हैं। सेल्स आर द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी लाइफ। ये लाइफ का सबसे छोटा पार्ट होता है और ये फिर आगे कम्बिनेशन में आगे बहुत सी बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ सेल्स में वेरी। और जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल की तादाद डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये दूसरे सेल्स के साथ मिल के बॉडी को स्ट्रक्चर करता है। सेल ऑर्गेनल्स। An organelle is a subcellular structure that has one or more specific jobs to perform in the cell. सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, और एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं और हर ऑर्गेनल एक डिफरेंट जॉब और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। एवरी ऑर्गेनल्स हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इनमें से हर ऑर्गेनल जो है इसकी अपनी एक अलग स्ट्रक्चर होती है। अमंग द मोर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स आर न्यूक्लियाई विच स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी। एनर्जी सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया,
ये एनर्जी सोर्स है, इससे एनर्जी मिलती है बॉडी को। और रिबोसोम्स ये प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, तो बॉडी को चूंकि प्रोटीन्स भी की जरूरत भी होती है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो एक सेल के अंदर होते हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द हेरिडिटरी मटीरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल्स। जो हेरिडिटरी मटीरियल है, जिसको हम विरासती जीन्स कहते हैं, जो किसी भी शख्स को विरासत में मिलते हैं, और लेटर स्टेज पे मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिसको हम डीएनए कहते हैं, तो वो भी सेल के अंदर मौजूद होता है। हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है, और जब सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है तो हर सेल वही डीएनए आगे कैरी करता है, और इस तरह एक शख्स की लाइफ में उसका डीएनए जो है वो शुरू से लेके आखिर तक वही रहता है और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता रहता है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, और जब उसने रिकवर किया तो उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसने देखा तो एक कॉर्क को देखा, तो उसमें इसको छोटे छोटे रूम बने हुए नजर आए, और उसने इन रूम्स की बुनियाद पर इसका नाम सेल रख दिया। और उस वक्त की जो उसकी तफ्तीश थी, क्योंकि उसके पास जो माइक्रोस्कोप थी जिसके अंदर उसने देखना था, उसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत कम थी, तो उसको ये इसकी मूवमेंट नजर नहीं आई, और उसने समझा कि ये एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हुक कंक्लूडेड दैट दीज वर नॉन लिविंग एंटिटीज, जिसमें एंटोन वैन लीवनहुक हुक है, उसने इस पर रिसर्च की। लीवनहुक ने इस पर रिसर्च की तो उसने नोट किया कि इस सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो एज अ रिजल्ट लीवनहुक कंक्लूडेड दैट दीज माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज आर अलाइव, कि ये कोई सेल जो है ये एक अलाइव चीज है, ये एक जिंदा चीज है, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है। इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन, अ स्कॉटिश बोटनिस्ट, प्रोवाइडेड अ वेरी फर्स्ट इनसाइट इनटू द सेल स्ट्रक्चर। तो 1883 में 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने इस सेल की स्ट्रक्चर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो दी। ही वॉज एबल टू डिस्क्राइब न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल। उसने इसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया और बताया कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी है। इसके बाद जर्मन साइंटिस्ट ने इस पे ऊपर काम किया और उन्होंने एक सेल थ्योरी डेवलप की, और इन जर्मन साइंटिस्ट में थियोडोर शवाम, मैथियास शेल्डन एंड रॉडोल्फ चौ, इन साइंटिस्ट ने एक सेल थ्योरी जो थी वो दरियाफ्त की या बनाई, या इन्होंने एक सेल थ्योरी पेश की। इस सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग स्पेशीज ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दुनिया में जितनी भी लिविंग स्पेशीज हैं वो सेल से बनी हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कहा कि सेल जो है ये लाइफ का बेसिक यूनिट है, लाइफ सेल की वजह से है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जो सेल हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। पुराने सेल जो है वो खत्म होते जाते हैं और उनकी जगह नए सेल से रिप्लेस होते रहते हैं। तो ये तीन बेसिक जो चीजें उन्होंने सेल थ्योरी में पेश की। अ मॉडर्न वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी वाज इवेंचुअली फॉर्मुलेटेड एंड इट कंटेन्स द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो उसके बाद जो मॉडर्न वर्जन आया सेल थ्योरी का, उसके मुताबिक एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल्स। एनर्जी सेल के अंदर बनती है और वहां से बॉडी के अंदर फ्लो करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन सेल टू द अदर। इसी तरह जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किसी भी लिविंग सब्सटेंस के अंदर, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होती है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल सेल्स इज द सेम, और इनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो तमाम सेल्स की एक जैसी है। सेल्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, केमिकल कंपोजिशन एक जैसी है, इनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सेल से एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो जाती है दूसरे सेल में, और सेल के अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम सेल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनके दो टाइप्स हैं बेसिकली सेल्स के। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, ये बैक्टीरियाज हैं इस पे, और बैक्टीरियाज में जो सेल हैं उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स सेल्स आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मेम्ब्रेन, दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। तो इनमें बेसिकली बैक्टीरियाज हैं और पैरासाइट्स हैं। उसके बाद यूकैरियोट्स, इसके अंदर एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं और फंगी सेल्स हैं। तो एनिमल सेल्स में
जो एनिमल हैं इसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल हैं वो यूकैरियोट्स हैं। इन सेल्स के अंदर दे हैव अ न्यूक्लियस, इनके अंदर एक न्यूक्लियस है एनक्लोज्ड विद इन दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली दो टाइप्स के सेल हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट सेल जो है, जो बेसिकली बैक्टीरियाज के अंदर है, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है। उसके अंदर ये सेल वॉल है, ये वाली ये सेल वॉल है, और ये सेल कैप्सूल है, और ये पाइलस है, और उसके बाद ये इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ये इसके सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर न्यूक्लियोइड डीएनए है, इसके बाद साइटोप्लाज्म है, रिबोसोम्स हैं, और इसके बाद फ्लैगिलियम है। तो ये तमाम ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनल्स क्या काम करते हैं। कैप्सूल इज फाउंड इन सम बैक्टीरियल सेल्स। This additional outer covering protects the cell when it is engulfed by other organisms, assists in retaining moisture and helps the cell adhere to the surface and nutrients. तो ये कैप्सूल का काम करता है। सेल वॉल है is an outer covering that protects the bacterial cells and give it a shape. Cytoplasm is a gel-like substance composed mainly of water that also contains enzymes, salt, cell components and organic nucleus. ये साइटोप्लाज्म जो है ये वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। देन इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल्स साइटोप्लाज्म, regulates the flow of substance in and out of the cell. Then is pilus singular, hair-like structure on the surface of the cell that attach to other bacterial cells. Flagella are long, whip-like protrusions that aid in cellular locomotion. ये cellular की locomotion या उसकी movement को. Ribosomes are structure responsible for protein production. ये ribosomes की वजह से सेल के अंदर प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. प्लाज्मिड्स आर जीन कैरियिंग सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर. ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर जो है ये प्लाज्मिड के अंदर होता है. एंड देन न्यूक्लियोइड रीजन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स द सिंगल बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल. इसके बाद सेल की सेकंड टाइप है यूकैरियोट्स. और ये यूकैरियोट्स जो है ये मोस्टली इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स है. तो यूकैरियोट सेल की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है. और इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं या जो स्ट्रक्चर की चीजें हैं, एक तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन इज इट्स न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है. देन इज साइटोप्लाज्म ये जेल लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ये सारे इस तरीके से एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं. देन इज साइटोस्केलेटन, ये उसका स्केलेटन है. रिबोसोम्स, और इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर लाइसोसोम्स, एंड इसके अंदर गोल्गी बॉडी. तो ये इसके ऑर्गेनल्स हैं जो यूकैरियोट्स है. अब इन्हीं ऑर्गन्स को हम थोड़ी सी डिटेल के साथ देखते हैं कि ये क्या है और ये कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. यूकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रू न्यूक्लियस. इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है. इसका साइज जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है इन डायामीटर. एंड द ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स. ये सेल्स प्लांट्स में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, और एनिमल्स में पाया जाता है. तो बेसिकली ये प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स. इस सेल से जो चीजें बाहर जानी हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से बाहर जाती हैं. ये उनको ट्रांसमिट करता है बाहर. जिस्म के बाकी हिस्सों में सेल से जो भी चीजें सेल मेम्ब्रेन से बाहर जानी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके लिए उन चीजों को फिर कंट्रोल करता है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल में जो कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. दे प्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज आसेक्सुअली. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं और आसेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते हैं. एनिमल्स में सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट में आसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो हमने शेप में भी देखा था, इसके डायग्राम में भी देखा था, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. दे कैन मेंटेन डिफरेंट एनवायरमेंट्स इन अ सिंगल सेल
दैट अलाउ दैम टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इस सेल के अंदर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इसके अंदर होता है। दे हेल्प देम ग्रो मेनी टाइम्स लार्जर देन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसका साइज जो है यूकैरियोटिक सेल का ये प्रोकैरियोटिक सेल से काफी बड़ा होता है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यूकैरियोटिक सेल के, एक तो मैंने आपको बता दिया इसका न्यूक्लियस होता है एनक्लोज्ड विद इन दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और तीसरा फ्लैजेला है, इसके बाद फिर सेल वॉल है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट सेल। इसमें यूकैरियोटिक सेल में द सेल डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस ये है जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होता है दो सेल्स में और फिर दो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं चार में और चार आठ में। इस तरह ये सेल जो है वो आपस में डिवाइड होते रहते हैं और इनकी तादाद बढ़ती रहती है। तो इस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स अ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस कंटेन अ सिंगल लीनियर डीएनए विच कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल में एक डीएनए भी मौजूद होता है और ये डीएनए जो है ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है और एग्जैक्टली इसको डिटो कॉपी कर देता है। तो इस तरीके से डीएनए किसी भी शख्स का जो है या किसी भी एनिमल का वो एक जैसा रहता है। अगर ह्यूमन सेल को देखा जाए या ह्यूमन सेल के पिक्चर को देखा जाए तो इसमें वो तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है वो होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें लाइजोसोम्स होंगे, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मा है, इसके अंदर रिबोसोम्स हैं और इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर गोल्गी बॉडीज हैं। तो अब इन तमाम ऑर्गेनल्स को हम देखते हैं कि ये बॉडी में क्या है और ये अपने फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में बता चुका हूं मैं कि ये फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म इज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन सेवरल बायोमॉलिक्यूल्स। इस साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम चीजें इस साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रही होती हैं। ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है और इसके अंदर बाकी ऑर्गेनल्स जो हैं वो उसमें तैर रहे होते हैं या स्विम कर रहे होते हैं या उसके अंदर पैक किए हुए होते हैं। और इनमें बायोमॉलिक्यूल्स में इसमें प्रोटीन होते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके अंदर लिपिड्स होते हैं। द साइटोप्लाज्म इज अ थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल टेक्स प्लेस इन दिस साइटोप्लाज्म। तो जो केमिकल रिएक्शन है सारे वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। द सेल ऑर्गेनल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूलोस, माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये इस जेली लाइक सब्सटेंस में, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये उसके अंदर मौलिक होते हैं या उसके अंदर ये सस्पेंड होते हैं। Cell membrane is the outer covering of a cell within which all other organelles are enclosed. ये सेल मेम्ब्रेन उसकी बाहर वाली जो सतह है उसको बोलते हैं, ये झिल्ली होती है जिसके अंदर ये तमाम ऑर्गेनल्स पैक किए हुए होते हैं, तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। By structure, it is porous membrane which permits the movement of selective substances in and out of the cells. ये पोरस मेम्ब्रेन है, इसमें चीजें इससे बाहर भी निकल सकती हैं और चीजें इसके अंदर भी जा सकती हैं। ये एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के जरिए चीजों को सेल से बाहर भी एग्जॉस्ट करता है और बाहर वाली चीजें जो होती हैं उसको सेल के अंदर भी लेके जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये पोरस सब्सटेंस है, इसमें से फ्लूइड बाहर भी चले जाते हैं और बाहर वाले फ्लूइड अंदर भी आ जाते हैं। बिसाइड्स दिस द सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रोटेक्ट्स द सेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज एंड लीकेज। और जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये झिल्ली जो है या मेम्ब्रेन जो है ये उनको डैमेज होने से और लीक होने से भी बचाती है। देन इज द सेल वॉल। सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स सेल। ये सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट में होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल्स में होती है और सेल वॉल जो है ये प्लांट्स में होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। द सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट्स में होती है और ये एनिमल्स में नहीं होती। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and other cellular components. The cell wall is also the outermost layer of the plant cell.
It is a rigid, stiff structure surrounding the cell membrane. It provides shape and support to the cells and protect them from mechanical shocks and injuries. तो न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल, द डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए मौजूद होता है जिसके अंदर ये हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद है। इट सेंड सिग्नल टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। ये न्यूक्लियस जो है ये सेल को कंट्रोल करता है, इसकी ग्रो करने को, इसकी मैच्योरिटी को, इसके डिवाइड होने को, और जब सेल ने खत्म करना है, इसका लाइफ साइकिल खत्म होना है, तो ये न्यूक्लियस जो है वो इसको सारा कंट्रोल करता है, इन चार प्रोसेसेस को। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप that separates the DNA from the rest of the cell. The nucleus protects DNA and is an integral component of a plant's cell structure. तो ये न्यूक्लियस जो है ये एक कंट्रोलिंग उसका प्लेस है किसी भी सेल का। इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स हैं और उनके फंक्शन जो है, न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ रिबोसोम्स सिंथेसिस। इट इज इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटीज एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस का काम है ये इसकी सेलुलर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और इसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस बाय फॉर्मिंग अ बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल प्लेस विच कंट्रोल्स द ऑल एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द सेल। तो इसमें ये न्यूक्लियर इसके अंदर ये कंट्रोल करता है सारे रिप्रोडक्शन को, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है ये जो न्यूक्लियस है इसको सेपरेट करती है फ्रॉम अदर ऑर्गेनेल्स, ताकि अदर ऑर्गेनेल्स अपने फंक्शन और जगह पे करें और न्यूक्लियस अपना फंक्शन अनहिंडर्ड जो है वो करे, ताकि दूसरे ऑर्गेनेल्स ये न्यूक्लियस के जो फंक्शंस हैं उसके अंदर उसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियस को बाकी जितने ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, उनसे सेपरेट रखती है। Chromosomes are thread-like structure in which DNA is tightly packed within the nucleus. ये एक थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर है, जो मैं आगे आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा। इसके अंदर डीएनए जो है वो पैक किया हुआ होता है, तो इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और ये डीएनए जो है ये कॉइल की सूरत में प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है ये पैक किया हुआ होता है, और ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है उसको, बॉडी को। क्रोमोसोम्स हेल्प एंश्योर दैट डीएनए इज रेप्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम के जुम्मे ये काम है कि जब एक सेल ने बाइफरकेट होना है, दो हिस्सों में तकसीम होना है, तो ये डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं दोनों सेल्स के अंदर यकसां तौर पर, ताकि एक सेल से जब दो सेल बनने हैं या सेल की डिवीजन होनी है, तो उसमें जो नए सेल बनने हैं उनमें डीएनए जो है वो पुराने सेल का दोनों में एक जैसा रेप्लिकेट हो जाए। ये काम क्रोमोसोम के जुम्मे है। ईच क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमेयर विच डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू 2 सेक्शंस। तो ये इस तरीके से 2 सेक्शंस में जो है वो इसको डिवाइड कर देता है, क्रोमोसोम को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये इसकी शेप है क्रोमोसोम की, और ये क्रोमोसोम के अंदर ये जो ये चीजें हैं, ये और ये इसके अंदर ये वाले जो है ये डीएनए मटेरियल है, ये इसको हम डीएनए कहते हैं, और ये इसके अंदर ये पैक किया हुआ होता है। तो इस तरह ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के आगे दूसरे इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सेंट्रोमेयर है, जिसमें क्यू आर्म है, जिसमें इसका पी आर्म है, और इसमें टेलोमेयर है, क्रोमेटिड है, और इसमें क्रोमैटिड है। तो ये इसके विंग्स हैं और ये इसके आर्म हैं। तो इस तरीके से ये शेप है इसकी, ये क्रोमोसोम शेप है, दिस वन। और ये इसके अंदर जो है ये चीजें, ये इस तरह की शेप है, इस तरह की, और इसके अंदर ये डीएनए मटेरियल जो है इसके अंदर पैक किया हुआ होता है। क्रोमोसोम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। क्रोमोसोम की वजह से ही एनिमल्स के अंदर सेक्स जो है वो डेवलप होता है कि इसने फीमेल होना है या इसने मेल होना है। क्रोमोसोम कम्स इन पेयर्स। नॉर्मली
Each cell in the human body has 23 pairs of chromosome, total 40 chromosome. जो इंसानी जिस्म है इसके अंदर क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं और ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. हाफ कम फ्रॉम द मदर, इनमें से आधे मदर की तरफ से आते हैं. द अदर हाफ कम्स फ्रॉम द फादर, और दूसरे आधे जो हैं वो बाप की तरफ से आते हैं. 2 ऑफ द क्रोमोसोम्स, इनमें से 2 क्रोमोसोम, द एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पीपल. इन 46 में से 2 क्रोमोसोम जो है उनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं और उसको एक्स और वाई से इंडिकेट करते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम. बाकी जो इसके क्रोमोसोम है 44 वो नॉर्मल है और इसमें 2 क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम एक्स एंड क्रोमोसोम वाई, ये जो है इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. अगर दोनों एक्स हो जाएं, अगर मेल की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आ जाए और फीमेल की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आ जाए, मेल से भी एक्स आ गया, फीमेल से भी एक्स आ गया, तो ये 2x हो गया. अगर 2x क्रोमोसोम 2x हो जाए, दोनों x हो जाएं, तो उससे एक फीमेल बर्थ होती है. और अगर एक क्रोमोसोम जो है वो x हो और एक क्रोमोसोम y हो तो उससे मेल बर्थ होती है. अब ये x और y का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? द मदर ऑलवेज गिव्स एन एक्स क्रोमोसोम. मां की तरफ से एक ही क्रोमोसोम आता है, वो एक्स क्रोमोसोम होता है. अब उसके साथ कॉम्बिनेशन जो मेल क्रोमोसोम का होना है, फादर के क्रोमोसोम का होना है, दैट कैन आइदर बी एक्स और इट कैन बी वाई. अगर तो वो फादर का क्रोमोसोम एक्स हो गया तो ये 2x हो जाएगा, तो जन्म लेने वाली बेबी जो है वो फीमेल बेबी होगी. अगर फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम आ गया तो ये वाई क्रोमोसोम जब मिलेगा मदर के क्रोमोसोम एक्स के साथ, तो ये क्रोमोसोम एक्स वाई हो जाएगा और उस सूरत में फिर मेल बर्थ होगी. तो क्रोमोसोम प्ले अ वेरी, इसका बड़ी क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग द सेक्स इन ह्यूमन बीइंग में. ये क्रोमोसोम प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमिनिंग द सेक्स इन द ह्यूमन बीइंग्स. तो अगर 2x हो गया तो बर्थ लेने वाली फीमेल होगी, अगर x और y कॉम्बिनेशन हो गया तो ये फिर मेल होगा. द क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर डिटरमिन्स इफ द बेबी इज फीमेल और मेल. तो अगला जो इसमें ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द सेल. इसके जुम्मे ट्रांसपोर्टेशन है. इट प्लेज अ प्राइमरी रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टीरॉइड्स एंड प्रोटीन्स. तो ये इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. गोल्गी बॉडीज आर सेल पोस्ट ऑफिस एंड इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल्स विद इन द सेल. ये एक सेल के अंदर जब भी कोई मटेरियल चेंज करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये गोल्गी बॉडीज जो हैं उस मटेरियल को लेके जाते हैं. वैक्यूल्स स्टोर्स फूड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल इन द सेल. इसके बाद अगला ऑर्गेनेल जो है दैट इज रिबोसोम्स. रिबोसोम्स आर माइन्यूट पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ RNA एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स दैट फंक्शन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. Proteins are needed for many cellular functions such as repairing damage or directing chemical processes. Ribosomes can be found floating within the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. तो ये रिबोसोम्स जो हैं ये इन प्रोटीन्स के कैरियर हैं, ये प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. अगला जो इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया is membrane bound organelle found in the cytoplasm of almost all eukaryotic cells. The primary function of which is to generate large quantities of energy. ये एनर्जी का स्टोर हाउस है, ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इन mitochondria are typically round to oval in shape. In addition to the producing energy, mitochondria store calcium or cell signal activities, generate heat and मीडिएट ऑल ग्रोथ एंड डेथ. तो ये एनर्जी हाउस है बेसिकली हमारे सेल के अंदर. ये इसका डायग्राम है और अगर इसको देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इस तरह सेल के अंदर होता है और इसके आगे अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो इसके आगे जो है
वो काफ़ी हिस्से हैं, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इसका मैट्रिक्स है, इसका इनर मेम्ब्रेन है और इसका सेरेस्ट्री है। तो ये इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की शेप है ये। इसके बाद अगला जो ऑर्गेनल है दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। Lysosomes are involved in various cell processes. They break down excess or worn out cell parts. They may be used to destroy invading viruses and bacteria. Lysosomes protect the cells and unfollowing the foreign bodies entering the cells and help in cell renewal. Therefore, it is known as the cell's suicide bags. तो ये मुदाफ़ाती निज़ाम का हिस्सा है और ये बैक्टीरिया या वायरस जब भी अटैक करते हैं किसी सेल के ऊपर तो ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब सेल के फंक्शंस क्या हैं? सेल के फंक्शंस में प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को। फैसिलिटेट्स ग्रोथ माइटोसिस, ये डिवीजन होती है इसकी सेल की, इससे आगे ये फिर इसकी तादाद बढ़ती है तो इससे इसका साइज बढ़ता है। अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, एनर्जी प्रोडक्शन एंड एड इन रिप्रोडक्शन। तो ये 4-5 बेसिक फंक्शंस हैं जो सेल परफॉर्म करता है। अब इसमें जो प्रोसेस माइटोसिस का है, इस पे काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोसिस इज द पार्ट ऑफ द सेल cycle in which replicates chromosomes are separated into 2 new nuclei. Cell division by mitosis is an equational division which gives rise to genetically identical cells in which the total number of chromosomes is maintained. तो ये बेसिकली ये सेल की जो रेप्लिकेशन है, एक सेल जो ब्रेक होता है 2 हिस्सों में और उसमें जो क्रोमोसोम है इसके टोटल नंबर उसी तरीके से अगले सेल में मेंटेन होते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड into stages corresponding to the completion of one set of activities and the start of the next. तो ये सीरीज के अंदर काम होता है, स्टेजेस में काम होता है। एक स्टेज के ऊपर जो है वो एक सेल की डिवीजन होती है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज वाली डिवीजन का काम शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके से एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत ये चीजें होती हैं। An error in mitosis can result in the production of 3 or more daughter cells instead of normal 2. तो अमूमी तौर पर तो ये 2 सेल बनने हैं। एक सेल ने हमेशा अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें माइटोसिस में एरर आ जाता है और ये 2 की बजाय 3 या 4 सेल में आगे डिवाइड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइपोलर माइटोसिस। अगर 3 में हो तो वो ट्राइपोलर माइटोसिस है और अगर 4 में हो तो मल्टीपोलर माइटोसिस है। सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स कैन राइज फ्रॉम दी सच म्यूटेशंस। और अगर ये 2 से ज्यादा सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाए इसमें कैंसर हो सकता है। ये इसका फंक्शन है माइटोसिस का। ये सेल है और ये डिवीजन का प्रोसेस जो है ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है इसके अंदर और इस तरह होके फिर आगे इसकी डिवीजन होके तो 2 आइडेंटिकल डाइपोलाइड सेल्स जो हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। DNA is deoxyribonucleic acid. DNA is the chemical name of the molecules that carries genetic instruction in all living things. तो DNA वो केमिकल नेम है उन मॉलिक्यूल्स का जिसके अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस किसी भी लिविंग थिंग की मौजूद होती है। The DNA molecules consist of 2 strands that wind around one another to form a shape known as double helix. ये DNA मॉलिक्यूल जो है इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और ये 2 स्ट्रैंड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ वाइंड किए हुए होते हैं और उसको हम डबल हेलिक्स की शेप कहते हैं, जो मैं अगली स्टेज पे आपको अगले पेज पे दिखाऊंगा। ईच स्ट्रैंड हैज अ बैकबोन मेड ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। इसमें एक एडेनिन है, एक साइटोसिन है, एक जेनोनिन है और एक थायमीन है। इनकी जो पेयरिंग होती है, जो एडेनिन है इसको हमेशा पेयर किया जाता है थायमीन के साथ और जो साइटोसिन है इसको हमेशा पेयर किया जाता है ग्वानिन के साथ। तो ये 2 पेयर इस तरह बना के और इसको फिर कंबाइन कर दिया जाता है। डीएनए और डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर जो डीएनए के अंदर है ये हेरिडिटरी मटेरियल और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन सारी इस डीएनए के अंदर मौजूद होती है। नियरली एवरी सेल इन द पर्सन्स बॉडी हैज द सेम डीएनए। एक ही शख्स के अंदर जितने भी सेल हैं उनके अंदर डीएनए जो है वो सेम होगा।
मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है ये इसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल दैट कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम फूड इनटू अ फॉर्म दैट सेल कैन यूज। ये हम पिछली स्लाइड पे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस और इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। The order or sequence of these bases determine the information available for building and maintaining an organism, similar to the way in which letters of the alphabets appear in the certain order to form words and sentences. जैसे हम अल्फाज को यूज करके वही 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम यूज करके डिफरेंट वर्ड्स बना लेते हैं, तो इसी तरह इन 4 केमिकल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के तो उससे फिर डीएनए डेवलप होता है। An important property of DNA is that it can replicate or make copies of itself. DNA अपने आप को replicate कर सकता है, अपनी copies बना सकता है। Each strand of DNA in the double helix can serve as a pattern for duplicating the sequence of base. तो जो पैटर्न उसके डबल हेलिक्स के अंदर है उसी को ये डुप्लीकेट करके अपनी कॉपी बना देगा। This is critical when cell divides because each new cell needs to have an exact copy of the DNA present in the ओल्ड सेल। जब एक सेल डिवाइड होता है तो जो 2 नए सेल बनते हैं उसमें पुराने सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर दिया जाता है टू द न्यू सेल। ये इसकी डायग्राम है, ये इसको ये वाला पोर्शन है, इसको हम डबल हेलिक्स कहते हैं और इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट बैकबोन और शुगर बैकबोन। तो इससे ये बनाया जाता है और इसके अंदर ये जो चीज़ें, ये रॉड्स हैं, ये बेसिकली रॉड्स हैं और इन रॉड्स को बनाने के कॉम्बिनेशन जो है एडेनिन का, थायामीन का और साइटोसिन का और ज्वानिन का, ये इस तरह कॉम्बिनेशन बना के, जैसे ये कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, इन 2 का कॉम्बिनेशन होता है और इन 2 कॉम्बिनेशन का होता है। ये स्टेयर टाइप की चीज़ है और उसके अंदर ये इसके रॉड्स इस तरह लगे हुए हैं, तो इसको कहते हैं, ये डीएनए की शेप है। और जब ये सेल बाइफरकेट होता है तो इस सेल के अंदर एग्जैक्टली यही डीएनए दोनों नए बनने वाले सेल्स में रेप्लिकेट हो जाता है और इसके अंदर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी होती है और उसके अंदर जो डीएनए है, अगर हमने इसको यूज करना है आगे इन्वेस्टिगेशंस में या किसी और चीज में, तो यहां से वो डीएनए लेके तो इसको फिर हम क्रॉस मैच करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है हेरिडिटी कहां से आई है, इसके पेरेंटेज कहां से आई है और उसका बाकी जो बायोमेडिकल टेस्ट होते हैं वो फिर इस डीएनए से आगे किए जाते हैं। इसके बाद अगला एक टर्म हम यूज करते हैं बार बार, जिसको हम आरएनए कहते हैं, दैट इज रिबोन्यूक्लिक एसिड। RNA is an important biological micromolecule that is present in all biological cells. ये भी सेल के अंदर मौजूद होता है। It is principally involved in the synthesis of proteins, carrying the messenger instructions from DNA, which itself contains the genetic instructions required for the development and maintenance of life. तो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए आरएनए इस्तेमाल किया जाता है। द प्राइमरी रोल ऑफ आरएनए इज टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए इनटू प्रोटीन्स। ये डीएनए की दी हुई इंफॉर्मेशन को ये प्रोटीन्स में ट्रांसफर करता है और वहां से फिर जहां भेजना होता है वहां उसको भेज देता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आरएनए, 4 टाइप्स है आरएनए की, ईच एनकोडेड बाय इट्स ओन टाइप ऑफ जीन। इसमें एक mRNA है, दैट इज मैसेंजर आरएनए, एनकोड्स अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, और TNA इज ट्रांसफर आरएनए, ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू रिबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, और देन इज द RNA इज रिबोसोमल RNA which ribosomal proteins makes up to ribosomes, the organelle that translates the mRNA, and then is the snRNA, small nuclear RNA with proteins, forms complexes that are under the RNA processing of eukaryotes। तो ये इस तरीके से ये 4 तरह के जो हैं ये RNAs हैं, mRNA, tRNA, rRNA और snRNA। इन सब के फंक्शंस इनका जो है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, मैसेज ट्रांसफर करना है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के जो है वो मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। आरएनए की इस तरीके से इसकी शेप है। हमने डीएनए में कहा था कि वो डबल हेलिक्स है, इसके अंदर ये सिंगल हेलिक्स है।
सिर्फ ये सिंगल हेलिक्स है ये वाली, और ये शुगर फास्फेट बैकबोन की है, और इसके अंदर इस तरीके से ये स्ट्रैंड्स बनी होती हैं, और ये स्ट्रैंड्स जो हैं ये डिफरेंट न्यूक्लियो बेसिस की हैं, और न्यूक्लियोस बेसिस ये वाले हैं, साइटोसाइंस है, जेनोनाइन है वही जो डीएनए के अंदर होती हैं, लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो डबल हेलिक्स की जगह सिंगल हेलिक्स के तौर पे होती है। अब एक डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। हैं दोनों एक ही, यूकैरियोट्स के हैं, लेकिन ये हैं डिफरेंट हैं। एनिमल जो है वो प्लांट सेल से डिफरेंट होता है। तो इसमें जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस जो है इसका, दैट इज ऑफ सेल वॉल्स। तो सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, इसमें नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती। एक ये डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट ये एनिमल में नहीं होता, ये प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस के तौर पर इस्तेमाल होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज प्रेजेंट इसमें होती है एनिमल में, लेकिन ये प्रेजेंट है ग्लाइकोजन की सूरत में होती है, और जो प्लांट्स में है ये स्टार्च की सूरत में मौजूद होती है। वैक्यूल जो है ये नॉट यूजुअली प्रेजेंट, एनिमल्स में नहीं होता, लेकिन लार्ज फ्लूइड जो है उसकी वजह से ये प्लांट्स में होता है। शेप, जो एनिमल्स हैं ये शेप चेंज करते रहते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं ये फिक्स शेप के होते हैं। न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द सेल, इसमें एनिमल में सेंटर ऑफ द सेल में होता है, और प्लांट्स में ये जो है पेरिफेरियल में होता है। और लाइजोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, और जो प्लांट्स हैं इनमें बाज़ होते नहीं हैं और बाज़ रेयरली होते हैं। तो ये बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल ये डिफरेंस है इनका। दूसरा डिफरेंस अगर आपने देखना है तो इसमें कुछ ओवरलैप करती हैं चीज़ें और कुछ कॉमन है। जो कॉमन चीज़ें हैं प्लांट में और एनिमल में, वो ये चीज़ें कॉमन हैं। और इसमें न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें गोल्गी अपरेटस है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें साइटोप्लाज्म है, और इसमें साइटोस्केलेटन है। ये कॉमन है, एनिमल्स में भी है और इसमें प्लांट्स में भी है। जो सिर्फ प्लांट्स में चीज़ें हैं वो प्लास्टिसाइड्स है, इसकी सेल वॉल्स हैं, और इसमें लार्ज और सेंट्रल वैक्यूला है। और एनिमल्स में जो सिर्फ खाली चीज़ें हैं वो सेंट्रोसोम है, लाइजोसोम है, स्मॉल वैक्यूला है, और सीलिया एंड फ्लैजेलिया है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एनिमल प्लांट एंड सेल प्लांट। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सेल्स देखे, और जिसमें हम बेसिस ऑफ द लाइफ देखी, और उसके अंदर हमने ये देखा कि डिफरेंट सेल्स हैं, और फिर सेल ऑर्गेनल्स देखे, उनके हमने फंक्शंस देखे। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह बायोमोलिक्यूल्स पे होगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।